यस। तो देखो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियाई। तो हाइड्रेटेड रेडियाई को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया होता आप लोगों को थोड़ा सा। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे बोला गया हाइड्रेटेड, ठीक है। इसका मतलब जो है बेटा वो आपके वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों 81 82 के अराउंड होता है, ठीक है। वो अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ कि ये जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं, ये सॉल्वेंट रोल क्या प्ले करते हैं, जिसको आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने काफी अच्छा बताया था, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। जो भी मान कर चलो आपको रिएक्टेंट दे रखते हैं, देखो रिएक्टेंट का बेटा बेसिक मतलब है आपके सॉल्यूट, ठीक है। रिएक्टेंट का बेसिक मतलब क्या है, सॉल्यूट। आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो सॉल्यूट बेटा, सॉल्यूट के पास जो भी आपके जिस भी टाइप के बॉन्ड होंगे, वीक बॉन्ड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकते हैं, मॉडरेट बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, जिस भी टाइप के बॉन्ड्स हो, तो उस जैसे आपको वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इट इज अराउंड 81, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि ये जो आपका बॉन्ड यहाँ पे होगा, उस बॉन्ड को जो 81 मतलब 1/8 हम बोल सकते हैं कि 81 टाइम्स या 1/81 हम सीधा बोल सकते हैं इसके साथ। आप सीधा से ऐसे बोल लो कि जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा, तो जो आपके सॉल्यूट का जो बॉन्ड डिसोशिएट होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, वो 1/81 पार्ट के हिसाब से आपका ब्रेक होगा, मतलब बहुत तेजी से ब्रेक होगा। और वाटर के जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट का बेसिक मतलब बच्चों यही है कि जब कोई भी थ्योरी डिफाइन नहीं की गई थी, तो उस समय वाटर मॉलिक्यूल ही एक ऐसा सॉल्वेंट था जो किसी भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर, किसी भी कंपाउंड के बेसिक नेचर, किसी भी कंपाउंड के न्यूट्रल नेचर को डिफाइन कर रहा था। क्लियर? अच्छा, एसिड बेसिक क्यों? क्योंकि बेटा H प्लस आयन देगा कोई भी कंपाउंड अगर वाटर के साथ, तो आपका एसिड बोला जाएगा, ठीक है। अगर OH माइनस रिलीज करा जाएगा तो उसे हम बेस बोलेंगे। दिस इज बेसिकली अरेनियस थ्योरी। और जो कुछ भी रिलीज नहीं करेगा तो उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, नन। तो ये कुछ बेसिक सी थ्योरी है, ये आपकी अरेनियस थ्योरी है, ठीक है, जिसको मैंने आपको पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया है एचटी को बेसिक स्ट्रेंथ के समय। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियस पे बेटा क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, जेई मेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर, प्लस बच्चों AIEEE के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट के अंदर तो बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। हम लोग फोकस करते हैं अच्छे इस थ्योरी को, इसको। तो बेटा क्या किया कि यहाँ पे एक हमने बीकर लिया इस तरीके से, इस बीकर के अंदर हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल किया, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो इसके साथ बच्चों मैंने एक सॉल्यूट को ऐड किया है। सॉल्यूट का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कम होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। तो उस केस में बेटा यहाँ पे सॉल्यूट मैंने सपोज मान के चलो वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए पोलर सॉल्वेंट, तो मैंने पोलर सॉल्यूट लिया। और पोलर सॉल्यूट बच्चा यहाँ पे आपका मैंने लिया सपोज एक NaCl, NaCl को मैंने डिसॉल्व किया। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ बीकर के अंदर एक्चुअली में Na प्लस एक्वस के साथ मिलेगा, और प्लस Cl माइनस जो होगा वो भी एक्वस को ही रिप्रेजेंट करेगा, दोनों एक्वस को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ देखो बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एग्जैक्टली बच्चों जो हम बात करते हैं H प्लस एंड OH माइनस, इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको हम बोल सकते हैं डाइपोल। तो वाटर मॉलिक्यूल एग्जैक्टली बच्चों जो हम डिफाइन करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, किसी भी सॉल्यूट के जो डिसोल्यूशन पावर उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जिस सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को डाइपोल की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली डाइपोल ही होता है। तो बच्चों अब आपको पता है कि सॉल्वेंट के पास तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल हो गई, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद तो जैसे बच्चों सोडियम प्लस जाएगा, तो सोडियम प्लस जाने के साथ क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सोडियम प्लस के आसपास कुछ इस तरीके से अकोमुलेट होगा, मतलब यहाँ पे माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड माइनस प्लस, दिस इज माइनस एंड प्लस। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक तो आपकी इनर रेडियस बन जाएगी, इसी तरीके से एक आपकी आउटर रेडियस भी आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, ये आपका माइनस प्लस एंड माइनस प्लस, बाकी इधर भी आप बना सकते हो। तो यहाँ से एक आपकी आउटर रेडियस भी इस तरीके से जनरेट होगी। तो जहाँ पे हम बोल सकते हैं
कि ये जो आपका इनर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इनर हाइड्रेशन स्पीयर, दिस इज कॉल्ड इनर हाइड्रेशन स्पीयर। ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग बोलेंगे आउटर हाइड्रेशन स्पीयर। ठीक है, प्लीज ध्यान दो। अब होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने 2 क्यों बनाई, मैं तो 3 बनाना चाहता हूँ, मैं तो एक ही बनाऊंगा सोडियम प्लस के आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स का अकोमोडेशन, आपने इतना ज्यादा क्यों बना दिया। तो देखो बेटा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एडिशन है, प्लीज ध्यान देना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, ठीक है, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन नंबर। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन नंबर। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर्स का ऐड होना इज कॉल्ड हाइड्रेशन नंबर। तो हाइड्रेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बच्चों डिपेंड करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस। अगर बच्चों कैटाइन के पास चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, भाई कैटाइन से पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कैटाइंस के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज बेटा चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई, क्यू डिवाइड बाई साइज। वेरी आसान, देखो ध्यान देना, यहाँ से क्यू डिवाइड बाई साइज बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब इसको ढंग से समझते हैं अपन। क्यू डिवाइड बाई क्यू क्या है, चार्ज है, साइज आपको पता है, एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर जरा बड़ा ध्यान देना, एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट है टॉप टू बॉटम, जरा चलो एल्किली मेटल्स में टॉप टू बॉटम आओ। तो टॉप टू बॉटम आने पे हर किसी के पास चार्ज कितना होता है, +1 +1 +1। मैं बात करता हूँ बेटा हाइड्रोजन को छोड़ दो, उसके नीचे स्टार्ट करो, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, आपने देखा कि जो लिथियम पे बेटा चार्ज कितना +1, सीजियम पे भी चार्ज, नीचे वाले पे भी कितना चार्ज +1। तो चार्ज तो बच्चों कांस्टेंट होगा, होगा ना, साइज में चेंज आएगा, तो नीचे जाने पे साइज की वैल्यू बच्चों क्या होगी, बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ेगा ना। तो चार्ज तो बेटा सबके पास +1 है, तो चार्ज आंसर नहीं निकालेगा चार्ज डेंसिटी का। तो मुझे बताओ एस ब्लॉक के एल्किली मेटल्स के सीरीज के अंदर, ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, किसकी होगी बेटा। चार्ज पे डिपेंड नहीं करने वाला, सबके पास +1 +1 +1 ऑलवेज +1 चार्ज होता है, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड किस पे, साइज पे। तो साइज जिसका ज्यादा होगा, समझो, साइज जिसका ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बच्चों उतनी कम होगी। तो भाई सीजियम का साइज तो सबसे बड़ा होगा, सीजियम +1 का साइज, तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होने वाली है। और चार्ज डेंसिटी अधिक किसकी बेटा होगी, लिथियम की। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो लिथियम +1 की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है एस ब्लॉक के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो जितनी ज्यादा बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी कैटाइंस के पास, मतलब उसका एक नेचर होगा कि भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, तो मैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को लगा सकता हूँ। तो मतलब जिसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, मैं साइज तो यूज कर रहा हूँ ग्रुप को लेके, ठीक है, पीरियड को लेके आंसर अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा कि जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पे हाइड्रेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। हाइड्रेशन नंबर का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वहां पे उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो इवन बच्चों आपकी जो फर्स्ट आपका जो स्पीयर था हाइड्रेशन स्पीयर, सेकंड हाइड्रेशन स्पीयर था, वो इस तरीके से जनरेट होते थे। मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों बताना जरा, लिथियम प्लस के आसपास, वैसे तो ये डिफाइन नहीं है अपने 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 जो आपका सिलेबस है इसमें डिफाइन इतना नहीं है कि कितना हाइड्रेशन रेडियस जनरेट होती है। लिथियम प्लस के आसपास अगर मैं थोड़ा आपके एज्यूम करने को बोलूं, थोड़ा दिमाग लगाने को बोलूं, इमेजिन करने को बोलूं कि लिथियम प्लस के आसपास कितने आपकी रेडियस हो सकती है, तो आप इमेजिन, आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ 1 आपकी हाइड्रेशन रेडियस होगी, इसमें 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। लेकिन सीजियम प्लस के साथ बात करूंगा तो वहां पे एक ही हाइड्रेशन रेडियस देखने को मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल कॉमन सेंस हम यूज करेंगे। तो एक्चुअली जो हाइड्रेशन रेडियस है, वो जो आपका इनर हाइड्रेशन या आउटर हाइड्रेशन, जो भी आपके यहाँ पे स्फीयर बन रहे हैं, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, किस पे डिपेंड करेंगे, चार्ज डेंसिटी पे। क्लियर हो गया सभी को, एनी डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को। नेक्स्ट वी विल मूव्स टुवर्ड्स हाइड्रेशन नंबर। हाइड्रेशन नंबर, इसको बच्चों हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे सोडियम प्लस लेके आया, ठीक है, आपको बीकर मिलेगा, इसके आसपास बच्चों एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हुई, ठीक है। तो एक्स अगर हमने कोई नंबर नहीं लिखा है तो बेटा इसको हम कह सकते हैं Na+, देन आपका वाटर। लिखने का तरीका ये होता है, लिखने का तरीका इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका पता मतलब क्या, इसका मतलब वही है सोडियम प्लस एक्वस। बच्चों प्लीज समझो, सोडियम प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब बेटा वही वाटर मॉलिक्यूल्स है। एक्स विल रिप्रेजेंट द नंबर कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, और ये नंबर्स बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी, जो अपन ने अभी पहले भी बात करी थी, ठीक है। यस, अब बेटा यहाँ पे Cl- है, तो Cl- प्लस, फिर से बच्चों बाई वाटर मॉलिक्यूल सपोज आ गए इसके साथ, ये तो डिसोशिएट हो जाएगा ना,
तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, दिस इज Cl माइनस और यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, नाउ इट इज बाई, ये आपका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं Cl माइनस एक्वस। ये बात क्लियर हो रही है अच्छे से, Cl माइनस एक्वस। तो x और बाई बच्चों यहाँ पे क्या है, x आपका है हाइड्रेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस, हाइड्रेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस, बाई यहाँ पे क्या है, बाई आपका हाइड्रेशन नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस, मतलब क्लोराइड आयन के लिए। क्या सभी को बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी है क्या, उसको समझते हैं। तो देखो बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी को मैं थोड़ा यहाँ पे डिफाइन करता हूँ थियोरेटिकली, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस। आयंस का मतलब बच्चों कैटाइंस और एनाइंस, ठीक है। यस, एक बार देखते हैं इसको। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो रिलीज का मतलब बच्चों समझ में यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो प्रोसेस होगा उसमें डेल्टा एच जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस होती है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बच्चों नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब बच्चों एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो बच्चों जनरली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। प्रोसेस समझ में आ रहा है, हाइड्रेशन प्रोसेस जनरली कैसा होगा आपका, एक्सोथर्मिक। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो हाइड्रेशन रेडियस है या जो रेडियाई की बात करेंगे, या जो बच्चों हाइड्रेशन नंबर, ध्यान देना कि हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है, और जो हाइड्रेशन नंबर है ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये गिवन कैटाइंस एनाइंस है, आप जरा बता दो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर चारों ऑप्शंस में जो कैटाइंस एनाइंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा कैटाइन ऐसा है, कौन सा एनाइन ऐसा है जो मैक्सिमम हाइड्रेशन रेडियस को डिफाइन करेगा या मिनिमम डिफाइन करेगा, किसके पास हाइड्रेशन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऑल आर डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी, ऑल आर डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी। ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। और चार्ज डेंसिटी का मतलब बच्चों यही है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया के साथ बच्चों यहाँ पे रेडियस डिफाइन होगी जिसको अपन बोल देंगे चार्ज डिवाइड बाई साइज या फिर आपका रेडियस, जिसको अपन एरिया के साथ भी रिलेट करते हैं, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। आप बुक्स को पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा। तो चार्ज डिवाइड बाई साइज आप बैटरी से यूज करो और आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हाइड्रेशन रेडियाई एंड बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो इनका जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर है वो क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कैटाइंस एनाइंस में ले रहा हूँ जहां से क्वेश्चंस बच्चों कुछ पूछे गए हैं। जैसे जैसे बच्चों में बोलूं लिथियम प्लस 1 एक्वस, मैंने बोला है सोडियम प्लस 1 एक्वस, पोटेशियम प्लस 1 एक्वस, नेक्स्ट मैंने बोला है रुबिडियम प्लस 1, नाउ दिस इज एक्वस। इसी तरीके से बच्चों मैंने बोला है सीजियम प्लस 1 एक्वस। आपको बताना है हाइड्रेशन रेडियस या रेडियाई और बच्चों आपका यहाँ पे जो हाइड्रेशन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलेट कर सकता हूँ, ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रेट रेडियाई और हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों का यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, बताओ बच्चों। यस, तो देखो लिथियम प्लस सोडियम प्लस, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यू हैव टू फॉलो चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आप डेंसिटी को अगर फॉलो करोगे तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, चार्ज क्यू, क्यू यहाँ पे कितना है +1 है फर्स्ट वाले केस में, +1 डिवाइड बाई आपका यहाँ पे साइज। सेकेंड वाले के साथ भी वही होगा कि +1 डिवाइड बाई साइज। नेक्स्ट आपका यहाँ भी आपका चार्ज तो +1 ही है, +1 डिवाइड बाई साइज। तो हर जगह आपको +1 डिवाइड बाई साइज ही मिलेगा। तो चार्ज तो बच्चों सेम है, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ पर थे, क्योंकि साइज के हिसाब से निकालो। तो टॉप टू बॉटम अगर हम चल रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, और ऑब्वियसली बच्चों आपके एस ब्लॉक के दे रखे हैं, मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो साइज यहाँ पे क्या होगा, जो आपके कैटाइंस हैं उनका साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सीजियम का। इसका मतलब सीजियम के पास अगर मैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा कि भाई टॉप टू बॉटम आने पे जो चार्ज डेंसिटी है, बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका
चार्ज डिवाइड बाई जो आपका साइज, चार्ज डिवाइड बाई साइज, ठीक है। तो साइज जिसका ज्यादा, चार्ज डेंसिटी उतनी कम, ठीक है। मुझे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो बेटा कहाँ पे मिलेगी, लिथियम प्लस के साथ। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज साइज आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उस केस में चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा बच्चों चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, लिथियम प्लस की। तो लिथियम प्लस वन के पास चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से इसके पास बच्चों वाटर मॉलिक्यूल जो डाइपोल की फेज में वो आपके मैक्सिमम यहाँ पे अटैच होंगे। क्लियर है। तो मैक्सिमम अटैच होंगे तो वहाँ पे हाइड्रेशन रेडियस भी बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम जनरेट होगी, ठीक है। इनर स्फीयर होगा, आउटर स्फीयर आप एक दो बन जाएंगे। तो मैक्सिमम तो आपको लिथियम प्लस वन के साथ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो देखो बेटा जहां पे हाइड्रेशन नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पे हाइड्रेशन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी। हाइड्रेशन नंबर का मतलब बच्चों क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, नंबर ऑफ H2O से रिलेटेड है। तो सबसे ज्यादा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे लगने वाले, लिथियम प्लस के पास लगने वाले, बिकॉज उसके चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, पॉजिटिव चार्ज। और वाटर मॉलिक्यूल तो बच्चों डाइपोल के फेज में होता है, किधर से भी लगा लो, प्लस माइनस किधर से भी लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से जहां पे जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तो वहां पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल जब ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कहाँ पे होगी बेटा, इन केस ऑफ लिथियम प्लस आयन। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी बेटा कहाँ पे ज्यादा होगी, लिथियम प्लस के साथ। और हाइड्रेशन रेडियस भी आपको यही ज्यादा मिलेगी। ये दोनों फैक्टर्स बच्चों अगर क्वेश्चन आता है आप प्लीज फॉलो कर सकते हो, चार्ज डेंसिटी और आंसर आपका सही बैठेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, कोई डाउट अगर बीच में रहेगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों आपको मैं बात करूं बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्क्रोशियम +2, नेक्स्ट इज बेरियम +2। क्या सीक्वेंस होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है, एज वेल एज हाइड्रेशन रेडियस का। आप निकाल पाओगे आंसर बिल्कुल। ये दोनों फैक्टर्स किस पे डिपेंड करेंगे, चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डिवाइड बाई साइज, बस इसके बेस पे आपको फॉलो करना है। तो दिस इज क्यू एक्चुअली, ठीक है, नॉट ए है ना, ये आपका क्यू है। अच्छा तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, सबसे अधिक बेटा ये सीक्वेंस हो जाएगा, देख लो आप ध्यान से। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे चलो पूछूं कि बेटा F माइनस एक्वस, नेक्स्ट मैंने पूछा है Cl माइनस एक्वस, नेक्स्ट वन इज Br माइनस एक्वस एंड I माइनस एक्वस, ठीक है। तो आपको बताना है यही हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर और एज वेल एज आपको साइज का ऑर्डर है ना, हाइड्रेशन रेडियस का, हाइड्रेशन एनर्जी का। तो क्या साइज क्या बनेगा, तो आप ये भी देखो, ये आपको हेलोजन फैमिली दे रखी है टॉप टू बॉटम, साइज आपका इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली बेटा आयोडीन का साइज तो बड़ा ही होगा आपके Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, F माइनस की। तो कहीं ना कहीं F माइनस का जो चार्ज डेंसिटी होगा वो कौन सा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सबसे अधिक कहाँ पे होगी, F माइनस के साथ। तो सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका हमारा फिर ऑर्डर क्या बनेगा, ये सीक्वेंस बन जाएगा। आप देख लो जरा ध्यान से, समझ में आ रहा है बच्चों। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है, F माइनस के साथ। तो यहाँ पे उतने ही ज्यादा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस इस तरीके से आपके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी रेडियस स्फीयर आपकी बन सकती है, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो F माइनस का जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा बेटा, तो उस केस में जो हाइड्रेशन नंबर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि फ्लोराइड आयन को अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों डाल रहा हूं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। बिल्कुल सही, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी आपकी सबसे अधिक रिलीज होने वाली है, ठीक है, अगर आप F माइनस को डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर। वैसे मैं इसको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैं पढ़ाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी वगैरह भी आता है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रेशन नंबर, हाइड्रेटेड रेडियाई, इस पे क्वेश्चन जो आते हैं पीरियोडिक टेबल को लेके, उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। लेटेस्ट एनर्जी वगैरह मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये बेस्ट ब्लॉक पे चलेंगे, वहां पे बेटर समझ में आएगा, जब सॉल्ट वगैरह आएंगे वहां पे। पहले इसको समझते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जरूर पूछता हूँ आपसे। मैंने बच्चों पूछा आपसे कि Fe+2 एंड Fe+3, बताओ मुझे हाइड्रेशन रेडियाई कहाँ पे ज्यादा होगी, हाइड्रेशन रेडियाई इन दोनों आयंस में से कहाँ पे ज्यादा होगी। यस प्लीज आंसर करो बेटा, व्हाट इज द राइट आंसर प्लीज। आना चाहिए बेटा, सभी से आना चाहिए। तो आपको देखो, तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा, दोनों आपके कैटाइंस क्या है बेटा, सेम एटम के हैं, सेम एटम है आपका, है ना, आयरन है। और Fe+2 को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फेरस,
एंड दिस इज कॉल्ड फेरिक, Fe+3 इज कॉल्ड फेरिक, है ना, फेरिक। ऐसे कॉपर में होता है, ठीक है। अच्छा, Cu+1 बोलेंगे तो Q प्लस, Cu+2 बोलेंगे तो Q प्रिक, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये फेरिक है और दिस वन इज फेरस, फेरस आयन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि हाइड्रेशन रेडियस कहाँ पे ज्यादा होगी। तो देखो बेटा, आपको देखो साइज देखना है। तो मैंने बोला था ना कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे Fe+3 के साथ जो जेड इफेक्टिव होगा, मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मैं बच्चों सिंपल तरीके से बोलूं तो प्रोटॉन की डोमिनेंसी होगी। प्रोटॉन बेटा कहाँ पे डोमिनेट करेगा, Fe+3 के साथ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा कम मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा मिलेगा। तो प्रोटॉन्स कहाँ पे डोमिनेट करेंगे बच्चों, Fe+3 के साथ। तो इसलिए वहां पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस न्यूक्लियस का, उन प्रोटॉन्स का उन बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो आप बोल पाओगे कि Fe+2 का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपेयर Fe+3 के। लेकिन अगर मैं हाइड्रेशन नंबर की बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने वाली है, बिकॉज, ध्यान दो, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज आपका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्लियर, सभी को बात समझ में आ रही है, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं यहाँ पे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने आपको यहाँ पे, सोडियम प्लस मैग्नीशियम+2, नेक्स्ट इज Al+3। सारे के सारे बच्चों एक्वस मीडियम के साथ हैं। बताओ हाइड्रेशन नंबर एंड हाइड्रेशन रेडियाई, ठीक है, इनका सीक्वेंस क्या हो। यस, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। यस रोहित, एग्जैक्टली। साइज ऑब्वियसली यार, साइज छोटा होगा भी, पता है ना मैंने, आपका साइज छोटा होगा तो पॉजिटिव डेंसिटी बिल्कुल डेफिनेटली करेगी, और साइज आपका डोमेन तो करता ही है, बिल्कुल। अच्छा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस, एल्यूमिनियम का मैक्सिमम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। देखो बेटा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, आपको अगर पता चल रहा होगा कि ये एक्चुअली किस पीरियड, ये आपको अगर पीरियड टेबल थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तो पीरियड टेबल के अंदर ये कोई ग्रुप तो नहीं दिख रहा है मेरे को, ये बेटा पीरियड दिख रहा है, और कौन सा पीरियड दिख रहा है ये भी तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, लिख के देख लिया करो ना, आपको पता चल जाएगा। तो देखो, ये होता है फर्स्ट पीरियड, ये होता है सेकेंड पीरियड, ये होता है थर्ड पीरियड। सोडियम के बाद बच्चों कौन आता है, मैग्नीशियम, ना, मग, अल, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम आता है, बोरॉन फैमिली आती है ना, यस। तो ये आपका कौन सा थर्ड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड के बेटा हम लोग रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि बेटा ये जो आपको डिफाइन किया गया है कि सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, ऐसे लोग वाले तो मेटल्स ही होते हैं, लेकिन बोरॉन फैमिली में आते हैं तो एल्यूमिनियम बच्चों मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि सबसे अधिक कहाँ पे होगी। तो साइज, वैसे भी लेफ्ट जाने पे साइज छोटा ही होता है पीरियड के अक्रॉस, बिकॉज जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। और यहाँ तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जेड इफेक्टिव की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम+3 आपका मैक्सिमम जेड इफेक्टिव शो करेगा, साइज सबसे छोटा यहीं पे होगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ये सीक्वेंस। इसका ऑर्डर हाइड्रेशन नंबर का और हाइड्रेशन रेडियाई का। कंफर्म, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन आयोनिक मोबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग होगी आयोनिक मोबिलिटी। इसको अपन ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे मानकर चलो बेटा एक बच्चा है ए, एक है बी, दो स्टूडेंट्स हैं, एक ए है एक बी है, जो, या फिर आप ऐसे भी ले लो कि एक एक है ए आपका, ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, दो पर्सन है। एक पर्सन के ऊपर मैंने बच्चों मैंने माना कि जो बी पर्सन है इसके ऊपर मैंने सपोज 50 kg का वेट रखा, ठीक है, ध्यान दो। और इस ए के ऊपर मैंने सपोज यहाँ पे रख दिया 70, ध्यान देना प्लीज, समझ में आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों दोनों में अगर रेस होती है तो इजिली कौन रेस कर पाएगा, तो जिसके पास 50 kg होगा ये फटाक से बेटा रेस करेगा, ये आराम से चल सकता है, काफी स्पीड भी चलेगा, और ये काफी स्लो चलेगा। ये आपको बात समझ में आ रही है। और ये काफी, इसकी जो स्पीड होगी वो काफी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि इसके पास 70 kg है, ज्यादा है, इसके पास 50 kg रखा गया। अच्छा, तो अब इसको मैं रिलेट करता हूँ मोबिलिटी के साथ। मोबिलिटी का मतलब बेटा होता है चलना फिरना, ठीक है, मूव करना, चलना, ठीक है, चलना, इधर उधर घूमना, रोमिंग। और आयोनिक का मतलब बेटा वही है कि आपके कैटाइंस या फिर आपके अनाइंस। तो बेसिक मतलब बेटा आयोनिक मोबिलिटी का पता है क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि कैटाइंस एन का चलना फिरना। और कैटाइंस बेटा चलते फिरते कैसे हैं भाई, सॉल्वेंट के अंदर ही,
आपको पता है कि जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास ही कैटायंस एनायंस होते हैं। तो कैटायंस एनायंस बच्चों फ्री कब होते हैं? तो बेटा देखो, जब तक वो सॉलिड सॉलिड फेज में रहते हैं ना, सॉल्ट कैटायंस एनायंस जब वो सॉलिड फेज में रहते हैं तो कभी बेटा वहां पे आपको चलने फिरने का बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है, हाई होती है, तगड़ी होती है, स्ट्रांग होती है, उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, तो आराम से वो नहीं चल सकते हैं। तो उनके लिए बेटा एक मीडियम चाहिए, उस मीडियम का नाम होता है सॉल्वेंट। तो जैसे बच्चों हम किसी भी सॉल्ट को, क्रिस्टल लेटिस को हम सॉल्वेंट में डालेंगे पानी के साथ, भाई पोलर सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा, तो फटाक से बच्चों डिसोसिएट होंगे, एक तो ए प्लस के अंदर एक बी माइनस के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक्वस, ये भी एक्वस, तो इनका चलना फिरना काफी आसान हो जाएगा। तो ना क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग कैटायंस एनायंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन रेडियाई के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इनकी आयनिक मोबिलिटी भी डिफाइन की जाए कि जो कैटायंस एनायंस पानी में चलते कैसे हैं, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, किसकी स्पीड स्लो होती है, कौन धीरे धीरे चलता है, कौन ज्यादा ज्यादा चलता है। तो आपको आंसर यहाँ से पता चलेगा कि जिसके पास वेट ज्यादा था वो स्लो चल रहा था, जिसके पास वेट कम था वो फास्ट चल रहा था। इसका मतलब ये समझ में आया कि मान के चलो मैंने दो मैंने कैटायन दिए, एक दिया ए कैटायन, एक दिया मैंने बी कैटायन। तो ध्यान से सुनना, अगर ए कैटायन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। तो ए के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे चिपकेंगे, आके लगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे तो बेटा उसका जो चलना फिरना है ना वो काफी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लग रहे हैं, हाइड्रेशन नंबर ज्यादा लग रहा है। और एक वाटर मॉलिक्यूल्स का, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, 18 एमू होता है। तो इसका मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, तो उसका चलना फिरना काफी स्लो होगा, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी भी क्या बोली जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आयनिक मोबिलिटी बेसिकली डिपेंड अपॉन हाइड्रेशन नंबर, डिपेंड अपॉन किस और क्या बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन किस पे बेटा? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उस पर उतने ही ज्यादा क्या लगने वाले हैं आपके? वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, तो इसको हम पता है मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो हाइड्रेशन नंबर या हाइड्रेट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। अब समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर? आयनिक मोबिलिटी का मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में बहुत बेहतरीन ढंग से आ गया होगा। अगर मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी दूं तो बिल्कुल आपसे होने चाहिए। बताइए बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ये लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं बुक्स के अंदर, उस पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा। चलो एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम स्टेटमेंट ले लें कि बेटा बेसिकली मतलब इसका क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आयंस, कैटाइंस या फिर आपका एनाइंस, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आयोनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। जिसपे बेटा जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो वहां पे हाइड्रेशन नंबर, हाइड्रेशन का मतलब बेटा वही बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा बच्चों हाइड्रेशन होगा वहां पे हाइड्रेशन नंबर की वैल्यू बच्चों क्या होगी? ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी। तो जितने ज्यादा ज्यादा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे कैटायंस एनायन के पास, उसका चलना फिरना कम। और वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज डेंसिटी के ऊपर बोल सकते हो आप, साइज के ऊपर बोल सकते हो। तो इन्हीं सब से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपसे बनेगा। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ आयनिक मोबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे बच्चों लिया मैंने लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, एक्वेशन सारे के सारे, एंड पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। बताओ मुझे आयनिक मोबिलिटी का सीक्वेंस क्या बनेगा? आयनिक मोबिलिटी का सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? बताओ बच्चों। देखो आसान है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों कहाँ मिलने वाली है? लिथियम प्लस के साथ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। यहाँ बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सबसे कम होगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है? बिकॉज साइज के हिसाब से। तो जहाँ पे जितने ज्यादा बच्चों पॉजिटिव डेंसिटी होगी उस पर उतने सारे बच्चों, मतलब बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो हाइड्रेशन नंबर की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो हाइड्रेशन नंबर की वैल्यू होगी वो आपकी उतनी ही कम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है? तो इसका मतलब जहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे उसका चलना फिरना, उसकी जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा? समझ में आ गया सभी को? इसी तरीके से आप बाकी भी क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर मैं पूछूं आपसे एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, बताओ आयनिक मोबिलिटी का सीक्वेंस क्या बनेगा? यस, ये ऑर्डर हो जाएगा, आप चेक करके देख लो। बिल्कुल समझ में बेटा, आई माइनस इजिली मूव करेगा, है ना? सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यस, ओके। चलो
तो ये वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पे फिनिश होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या हम बोल सकते हैं एनर्जी। देखो एक पॉइंट इसमें और है डेंसिटी को लेके, ठीक है, वो हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका जो एटॉमिक डेंसिटी होगी उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी का ऑर्डर जो है ना वो किस तरीके से इंक्रीज करता है और किस तरीके से आपका डिक्रीज करता है। क्लियर है बेटा? तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, या फिर आप आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलो, ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या है? किसी को कोई आइडिया है? बताएगा इसके बारे में कोई बच्चा? यस, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसको हम केमिस्ट्री में बच्चों सिमिलर और सेम कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड बच्चों ऐड किया गया आयनाइजेशन। एक एक वर्ड का मतलब समझो आप। आयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन का मतलब बच्चों ये है कि आयोनिक फेज में कन्वर्ट होना, ठीक है। और वो जो आयोनिक फेज होगा बच्चों यहाँ पे कैटायन होगा, एनायन नहीं होगा, ये बात समझ लो आप। क्या होगा? कैटायन होगा, स्पेसिफिक, कि न्यूट्रल एटम से कन्वर्ट होना कैटायन। तो न्यूट्रल एटम से कैटायन में कन्वर्जन कब होता है? जब बच्चों यहां से क्या हो, इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो, इलेक्ट्रॉन आपका निकाला जाए, बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो उसे काफी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि न्यूक्लियस ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है, प्लीज ध्यान देना। ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ये आपके इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का निकलना काफी दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वैल्यू होती है F के, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्या सभी को पता है? दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो भाई दो चार्ज है, आपका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स होंगे। तो आपको पता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना काफी दिक्कत होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी बाहर नहीं निकल सकते। कौन बाहर निकलेगा? ये आउटर इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना कैसे? कि इन प्रोटॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में एक आपका कहीं ना कहीं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज है ना। प्रोटॉन्स आपका मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे। तो Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 Q2, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा बेटा? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका फोर्स डिफाइन किया जाए, कूलोम्बिक फोर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा, आपका रिपल्शन फोर्स नहीं, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब जो अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो तभी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहां पे जाएगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1 to 2 सेंटीमीटर या 3 to 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम। तो इस इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज एटम बहुत छोटा होता है, इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी का मतलब होता है, बुक्स में लिखा है इन्फिनिटी का मतलब 3 to 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम। इसको पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। पहले आपको प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है उसको ब्रेक करने के लिए। तो आप जो एनर्जी को सप्लाई करते हो किसी भी न्यूट्रल एटम से आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए, उसी को बच्चों बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या समझ में आई? जब आप एनर्जी को दे रहे होते हो तो बेटा वो प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों तक समझ में आ रही है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बताइए बेटा सभी लोग, सब कुछ क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? बताओ जल्दी से। यस, हाँ बिल्कुल। एक बात बहुत अच्छी है, एक बात बिल्कुल अच्छी पूछी एक बच्चे ने कि यहाँ पे आपका जो अगर मैं इन्फिनिटी पे पहुंचाता हूँ तो उस केस में सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? बेटा जीरो होती है, ठीक है। इन्फिनिटी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जीरो। इन्फिनिटी का मतलब बेटा एटम बहुत छोटा है, एटम बहुत छोटा है, तो उसकी वैल्यू बच्चों की आपको पता है कि 3 to 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो जाएगा उनके लिए, वही इन्फिनिटी होगा। अपने तो इन्फिनिटी बच्चों क्या होता है आपको पता है, ठीक है। हम लोग साइज में बड़े हैं तो हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर नहीं कर सकते अपन, ठीक है, दिस इज मस्ट। तो 3 to 4 सेंटीमीटर पे आपका जो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन आपका होगा इन्फिनिटी पे, उसके बीच की बच्चों जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू 100% बच्चों जीरो ही मानी जाती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इन्फिनिटी मतलब पूरा फोर्स ही गायब हो जाएगा रोहित। यस, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अब देखो समझते हैं ध्यान से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन आपको ये समझ में आ गई होगी कि इट इज डिफाइंड एज मिनिमम, बेटा मिनिमम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी,
amount of energy required to remove of outermost orbits, या हम लिख सकते हैं रिमूव ऑफ आउटरमोस्ट, हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कर सकते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, रिमूव ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑर्बिट टू इन्फिनिटी, ठीक है, फ्रॉम, नेक्स्ट जो वर्ड आने वाले इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज, वही जो मिनिमम एनर्जी है, इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन, एक बार इसको रीड करते हैं अपन फिर से। देखो क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप जो सप्लाई करते हो किसको बेटा, किसी भी एटम को, और कौन से फोर्स को ब्रेक करने के लिए, वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच को फोर्स को ब्रेक करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो रिमूव किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, कहां पहुंचाना है बच्चों, इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, जहां पे फोर्स अट्रैक्शन 0 हो जाए, ठीक है। और किस एटम से करना होगा, दिस इज मस्ट। तो एटम बच्चों कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, आपका गैसियस एटम होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो बेटा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या थी और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज क्या थी। जब मैंने लिखा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो मैंने बोला था ना एटॉमिक प्रॉपर्टीज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्चुअली एटॉमिक प्रॉपर्टी। क्यों, आप जब एनर्जी को निकालोगे, आप जब एनर्जी को सप्लाई करोगे किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो आप किसी एक ही एटम के साथ डील कर रहे हो ना, कि पूरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ तो डील नहीं कर रहे ना अपन। हम जो एनर्जी बात कर रहे हैं वो हम किसी एक एटम को लेकर डील करते हैं। जब किसी एक एटम को लेकर समझेंगे, और एग्जैक्टली बच्चों जब तक एटम वो सॉलिड फेज में होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकता है। जब वो एटम बच्चों गैसियस फेज में होगा, आइसोलेटेड होगा, और आइसोलेटेड होगा तभी हम उसकी प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो एटम अकेला हो, आइसोलेटेड हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं, जैसे बच्चों मैं क्लास में मान के चलो बच्चों चॉकलेट लेके आया है, ठीक है, 50 चॉकलेट्स लेके आया। अपने क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनना आपको समझ में आएगा। मैंने बच्चों क्या करा कि जो 60 चॉकलेट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी बच्चों को, तो कहीं ना कहीं अपने 5 बच्चे तो बच सकते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक बच्चे ही 2-3-4 चॉकलेट रख लेता है, जो बांटने वाला होता है वही रख लेता है, चलो रिजर्व करके, तो कुछ ना कुछ तो बच्चे बचेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस कि जितने बच्चे बचेंगे, तो एक्चुअली क्या है कि चॉकलेट जब मैं दूंगा तो ग्रुप में थोड़ी देने वाला हूं मैं, कि एक साथ मैंने फेंक दी बच्चों ने उठा ली। मैं हर एक एक बच्चे को दे रहा हूँ। तो एक एक बच्चे को दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। मैं समोसे लेके आया, आपको पानी आ रहा होगा मुंह में, ठीक है, तो उनको मैंने दिया बच्चों को, तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना, कि हर एक बच्चे को कितना कितना मिला, तो दिस इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी तो हमें आइसोलेटेड तो लेना ही पड़ेगा। समझ में आया? जब मैं रिजल्ट की बात करता हूँ तो दिस इज ऑल्सो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मैं ऐसा थोड़ी नहीं बोलता हूँ कि पूरे क्लासरूम का रिजल्ट, वो तो फाइनल बाद में बोला जाता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल बच्चे का रिजल्ट डिफाइन करता है उसके अपने लिए, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल, जैसे अभी कल का जो ब्रॉन्ज मेडल आया, तो वो भी क्या है, आइसोलेटेड है। समझ में आया? रिप्रेजेंट द इंडिया, इतने करोड़ पीपल्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो आइसोलेटेड ही है। और एटम बेटा जब तक गैसियस फेज में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स को कभी बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन को गैसियस फेज में होना ही पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है। मैं अगर बोलूं आपसे कि सोडियम बच्चों सॉलिड है, क्या आपका सोडियम सॉलिड से सोडियम प्लस में डिफाइन हो सकता है इजीली? कभी नहीं। गलत आंसर है। इरेक्शन ही गलत होती है कि सॉलिड में जो सोडियम एटम है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल सकता है, कभी भी नहीं। गैसेस फेज में उसे जाना पड़ेगा, और गैसेस फेज में जाएगा तो सब्लिमेशन एनर्जी को फॉलो करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ये सब्लिमेशन एनर्जी को फॉलो करेगा, देन विदाउट गोज इन लिक्विड स्टेट डायरेक्ट बेटा सॉलिड से गैस बन रही है। और जब ये सब्लिमेशन एनर्जी को फॉलो करेगा, फिर उसके बाद बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन होगी। देन आपका सोडियम प्लस, जो सोडियम जो गैसेस फेज में जाएगा वो सोडियम प्लस में तब कन्वर्ट होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर? यस। अरे सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द यूनिट? नेक्स्ट पॉइंट फटाफट से बात करते हैं, अब ये है हमारे पास थोड़ा टाइम। यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट बच्चों इसका होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, मेंस में क्वेश्चंस आते हैं इस पे मैथमेटिकली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या बच्चों बोल सकते हैं अपन किलो जूल पर मोल। ठीक है, या और हम क्या बोल सकते हैं, किलो कैलोरी करके बोल सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगर मोल कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे तो किलो कैलोरी पर मोल, ये इसके बेसिक 3 यूनिट हैं। रिलेशन बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कितने किलो जूल बच्चों पर मोल होते हैं, तो 96 किलो जूल पर मोल। अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर बच्चों हम किलो कैलोरी की बात करते हैं तो कितना होगा, दिस इज 25 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपको कन्वर्जन यूनिट बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बाकी बच्चों यहाँ से जब हम वो एनर्जी की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा होगा कि चार्ज फील्ड के लेकर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चार्ज फील्ड के अंदर फॉर्मूला में डिस्कस किया गया होगा कि भाई E इक्वल टू होता है Q इंटू बी। ये पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, फिजिक्स के अंदर आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, फिजिक्स के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है, वहां से डिफाइन होता है। और यहाँ पे अगर यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो बेटा हम वोल्ट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी के साथ। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है किसी एक एलिमेंट के लिए वो आपकी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स को मैं रिलेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी एक एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? तो आपको यहीं से सॉल्व करना है, ये फॉर्मूले सॉल्व करना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दे रखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया बी, मतलब ये वैल्यू पूछी गई है। तो चार्ज, चार्ज बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा ना वहां से, तो वो तो वैल्यू ई हो गई, ई इंटू बी। तो ई से, अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ई से ई निकाल दो, वैसे आपका सीधा आंसर निकाल सकते हो, ई इक्वल टू 10 वोल्ट आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो 10 वोल्ट आप रिलेट कर सकते हो। ऐसा आपका सिंपल सा, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10 वोल्ट है। क्या रिजल्ट सही होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आपका 10 वोल्ट होगा। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं आपसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों 20 वोल्ट है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आप सीधा उसे रिलेट कर सकते हो इसके साथ। और फॉर्मूला बच्चों वही है आपका, E इक्वल टू Q इंटू बी। ठीक है, चलो तो आज इसको हम लोग यही फिनिश करते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी इसके बारे में बच्चों। ठीक है, थैंक यू।